आप में से ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो अभी स्कूल्स में होंगे, बहुत सारे ऐसे भी होंगे जो कॉलेज में होंगे, जो स्कूल पास आउट कर चुके हैं, कुछ ऐसे भी होंगे जिन्होंने कॉलेज भी ख़त्म कर लिया, अब वो जॉब ढूंढ रहे हैं, कुछ ऐसे होंगे जिन्होंने सब सेट कर लिया, उनका करियर भी सेट हो चुका है। बट आप वहाँ तक पहुँचे कैसे? एग्ज़ाम्स दे करके। आप एक क्लास से दूसरी क्लास में जाते हो, प्रमोट कैसे होते हो? एग्ज़ाम्स के थ्रू। और एग्ज़ाम्स में आपको कुछ क्वालिफाइंग मार्क्स भी चाहिए होते हैं। पहले तो कुछ 7th 8th क्लास तक तो यही होता है कि आप पासिंग मार्क्स चाहिए, ठीक है। बट उसके बाद हमारी जो प्रायोरिटीज़ है वो थोड़ी सी बदल जाती हैं। जैसे हम 9th तक पहुंचते हैं तो हमारे ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर आ जाता है। हम सोचते हैं कि अगर हमें 10th में, क्योंकि 10th और 12th में बोर्ड है, तो अगर हम 10th में अच्छा परफॉर्म करना है तो हमें काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और ऐसे ही हाल 12th में होता है, और वो 11 से लग जाते हैं, और उसके बाद कॉलेज की टेंशन, चाहे वो CUT हो, उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा प्रिपरेशन करनी पड़ती है, और आप कोचिंग में कोचिंग ज्वाइन करते रहते हो। बट ऐसा है क्यों? ये जो इतना ज़्यादा कल्चर बनता जा रहा है कि हमें कोचिंग अटेंड करनी है, ये है क्यों? एक ही वजह से। क्यों? हमें अच्छे मार्क्स चाहिए। क्योंकि इंडिया में जो कल्चर है वो है कल्चर ऑफ मार्क्सिज्म। ये वो मार्क्सिज्म नहीं है कार्ल मार्क्स वाला, ये मार्क्सिज्म है कि आप कितने ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो अपने मार्क्स को लेकर के। और इसी मार्क्स की वजह से बहुत ज़्यादा हर स्टूडेंट में होड़ लगी होती है, कंपैरिजन होता है, कंपटीशन होता है। और हम उस मार्क्स लाने के लिए, अच्छे मार्क्स लाने के लिए एक जर्नी से गुजरते हैं, और वो हम इतनी जद्दोजहद करते रहते हैं, चाहे उसमें हमारा कितना भी डैमेज हो रहा हो। बट हम फिर भी कोशिश करते हैं कि हमारे अच्छे मार्क्स आ जाए, ताकि हमारे कोई जो मनपसंद 11th में स्ट्रीम है वो मिल जाए, या फिर कॉलेज में एडमिशन मिल जाए। क्योंकि CUT में भी अल्टीमेटली देखो, जो ऑब्जेक्टिव था वो ये नहीं था जो इन्होंने सेट कर दिया। जो CUT है वो अब एक मल्टीपल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है। उसमें भी है क्या? अल्टीमेटली वो रोट लर्निंग को प्रमोट कर रहा है। उससे कुछ आउटकम अच्छा खासा नहीं निकलने वाला। हाँ देखो, एक चीज़ थी कि जो मार्क्स हैं, आप 12th तक मार्क्स लेकर के आते हो। पहले क्या चल रहा था CUT से पहले, कि लोग 100% लेकर के आ रहे थे, 99.99% आ रहे थे। तो बहुत सारे तो ऐसे थे जिन्हें एडमिशन मिल ही नहीं पा रहा था। तो CUT ने एक काम किया, चलो ठीक है, बट जो एक कल्चर ऑफ कोचिंग था उसे नहीं हटा पाई। क्योंकि CUT के लिए अगेन स्टूडेंट्स आर टेकिंग कोचिंग, जितनी कोचिंग मिल सकती है, दे आर अटेंडिंग क्लासेस डे एंड नाइट। उन्हें अच्छे मार्क्स लेकर के आना है, तभी उन्हें कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। ठीक है, चलो समझ में आता है। बट हम इतने मार्क्स से ऑब्सेस्ड क्यों हैं? और आपको क्या लगता है, जो आपके 10th और 12th में मार्क्स आए होंगे स्कूल में, क्या वो उतने ही मार्क्स थे जितने आपने एक्सपेक्ट किया होगा? हार्डली ऐसे लोग होंगे जिन्होंने एक्सपेक्ट जो किया था वो रिजल्ट भी उनका वैसे ही आया। बाकी ज़्यादातर डिससेटिस्फाइड ही होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं कि हमने कम लिखा था, किसी के ज़्यादा मार्क्स आ गए, किसी ने ज़्यादा लिखा था और उसके कम मार्क्स आ गए। और कुछ रेयर ये होते हैं जिन्होंने जितना एक्सपेक्ट किया था उतने ही उनके मार्क्स आए हैं। बट ऐसा है क्यों? क्या यहाँ पे भी डिस्क्रिपेंसी है? जी बिल्कुल है। यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा छेड़खानी होती है इससे। और ये जो मार्क्स है ना, इसे हम कहते हैं इन्फ्लेशन, यानी मार्क्स को इन्फ्लेट करना। अब ये क्या करते हैं, और डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में भी एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो ये लोग क्या करते हैं, मार्क्स को इन्फ्लेट करते हैं ताकि इनका रिकॉर्ड अच्छा है। अगर मान लो कोई स्टेट में सपोज करो CBSE है, और अगर वो एक सर्टेन एरिया में है, उसके स्कूल्स हैं, तो वो ICSE बोर्ड से कंपैरिजन किया जाएगा। तो क्या होगा, CBSE अपने मार्क्स को बढ़ाएगा, वो इन्फ्लेट करेगा। और ये मैं सिर्फ मनगढ़ंत चीज़ें नहीं बता रहा हूँ, ये बकायदा फैक्ट्स हैं। तो ये आप गूगल भी कर लेना, ये सब आपको फैक्ट्स मिल जाएंगे। और सिर्फ मार्क्स इन्फ्लेट नहीं होते हैं, मार्क्स को कंप्रेस भी किया जाता है। यानी किसी के मार्क्स कम आ रहे हैं तो उसे ज़्यादा मिल जाएंगे, किसी के ज़्यादा आ रहे हैं तो उसे कम कर मिल जाएंगे। तो अगर आपके मार्क्स 10th और 12th में कम आए हैं या ज़्यादा आए हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा ना तो खुश होने की ज़रूरत है, और ना ही बहुत ज़्यादा दुखी होने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि हो सकता है आप इन्फ्लेशन और कंप्रेशन के शिकार हो। क्या आपके मार्क्स बढ़ा दिए गए हो या फिर कम कर दिए हो? यही होता है ना कि हमें एक स्टैंडर्ड सेट करना है। देखो, इसी चक्कर में क्या हो रहा था कि कट ऑफ्स इतनी ज़्यादा हाई जा रही थी। यानी अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करो तो एडमिशन तो होना बहुत इंपॉसिबल था। क्यों? क्योंकि वहां पे मार्क्स इतने ज़्यादा इन्फ्लेशन हो रहा था, 99.99%, 100%। क्योंकि थोड़ी सी लीनियंसी दे रखी थी, चेकिंग में फ्री हैंड था, और कोई चेक एंड बैलेंस था नहीं इसमें इतना। तो जिसकी वजह से कट ऑफ इतनी ज़्यादा हाई जा रही थी कि बच्चों को एडमिशन मिल नहीं रहा था। अब सीट्स तो लिमिटेड ही हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा इतना भी अच्छा नहीं है, और सबको अगर ड्यू चाहिए तो वो कैसे मिलेगा? मार्क्स ही होंगे। और अगर मार्क्स भी आपके 99 आ रहे हैं, 95 आ रहे हैं, तो ऐसे ही आपको एडमिशन मिल पाएगा। और उसके बाद रिजर्वेशन, चलो ठीक है, रिजर्वेशन तो सब में ही है खैर। बट ये हो क्यों रहा है? इन्फ्लेशन की वजह से। और कोई जो ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि मेरे मार्क्स बहुत ज़्यादा आ जाएंगे, वो कंप्रेशन का शिकार हो गया, तो वो इसलिए दुखी है। अल्टीमेटली स्टूडेंट्स के लिए हार्मफुल है, क्योंकि उन्हें एडमिशन नहीं मिल रहा था।
और तो और ये एक मेंटली भी प्रेशर क्रिएट करता है कि हाँ मैं कुछ नहीं कर पाया या मेरे से नहीं हो पाया। बट ऐसा नहीं है रियलिटी। हमें इस सिस्टम को समझना पड़ेगा। इंडिया की बात करूं तो करीबन करीबन इसमें 42 बोर्ड्स हैं जो कि 10th और 12th के बोर्ड एग्जाम्स कंडक्ट करते हैं, ठीक है। और अगर मैं कंबाइंड परसेंटेज की बात करूं क्लास 10th में वो था 85%, जबकि जो पास परसेंटेज था 12th में वो था 82%। 2023 का डेटा है। और जो परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हैं सिक्योरिंग मोर देन 60% मार्क्स वॉज अराउंड 61% इन क्लास 10th एंड 56% फॉर क्लास 12। अब क्या होता है कि अगर हायर लेवल पे मार्क्स को क्लस्टर कर दिया जाता है ना तो उसे हम मार्क्स को कंप्रेशन करना कहते हैं, यानी मार्क्स आपके घटा दिए गए, जिसकी वजह से आपको हायर एजुकेशन में भी दिक्कत आने वाली है, ठीक है। क्योंकि मार्क्स आपके कंप्रेस हो गए तो आपने जितना एक्सपेक्ट किया था उस हिसाब से आपको मिल नहीं रहा एडमिशन। आप सारे ड्यू ही थोड़ी ना जाएंगे, बहुत सारे कोर्सेज हैं, सबको अगेन अलग अलग जो कंपटीशन एग्जाम से भी गुजरना पड़ेगा। अगर आपने स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का नाम सुना होगा यानी एसएससी, उसमें बहुत सारे एग्जाम्स कंडक्ट करती है वो एक्चुअली में। और इतने सारे बच्चे एप्लीकेंट्स बहुत सारे होते हैं तो वो क्या करते हैं अलग अलग दिन पे एग्जाम रखते हैं। अब क्या होता है कि सेम क्वेश्चन पेपर तो दे नहीं सकते, इसलिए अलग अलग क्वेश्चन पेपर सेट करते हैं। अब उसमें क्या हो जाता है डिफिकल्टी लेवल जो है ना वो मिसमैच हो जाता है, जिसकी वजह से उन्हें इस चीज़ को बैलेंस करना पड़ता है। क्योंकि अगर किसी का बहुत ज़्यादा इजी पेपर होगा तो उसके बहुत ज़्यादा मार्क्स आ जाएंगे, किसी का थोड़ा डिफिकल्ट होगा तो उसके कम मार्क्स आएंगे। तो इसे इवन आउट करने के लिए थोड़े से ग्रेस मार्क्स दे देते हैं। एसएससी पे ऐसे भी एलिगेशंस लगते आए हैं कि मान लो अगर पेपर ही 200 नंबर का है और किसी बच्चे के 100 नंबर आ रहे हैं तो उसके 200 हो गए, और किसी के 180 मार्क्स आ रहे थे तो उसके नेगेटिव में पहुंचा दिए। तो जो एल्गोरिदम था वो भी खराब था। हालांकि धीरे धीरे से इंप्रूव किया जा रहा है, बट स्टिल ये देखो कंपटीशन लेवल पे भी यहाँ पे बुरा हाल है, जॉब में भी। तो आप अगर हायर एजुकेशन में भी जाओगे तो मार्क्स की वजह से वहां पे भी परेशानी, और स्कूल्स में आपको एक प्रेशर तो झेलना पड़ेगा कि हाँ मैंने इतना लिखा था फिर भी मेरे मार्क्स नहीं आए, मैंने सही भी लिखा था। देखो जिस स्टूडेंट के मार्क्स को इन्फ्लेट किया गया यानी बढ़ा दिया गया है उसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो तो खुश है, वो दोबारा से रिवैल्यूएशन के लिए क्यों जाएगा। बट जिस स्टूडेंट के मार्क्स को कंप्रेस किया गया है तो वो तो चाहेगा ना कि जो उसकी आंसर शीट है उसका दोबारा से इवैल्यूएशन किया जाए। अब इस प्रोसेस को सीबीएसई ने काफी ज्यादा कॉस्टली कर रखा है। 500 रुपए आई थिंक लगते हैं, यानी 500 चार्जेस आपको भरने पड़ते हैं अगर आपको दोबारा से उसे रीवैल्यूएट कराना है। एक बात बताओ, गलती आपकी कि आपने उसे कंप्रेस किया और उसके बाद भी हमें पैसे भरने पड़ रहे हैं, और जो सिस्टम के सिस्टमिक फेलियर्स हैं उनकी वजह से आप सफर कर रहे हो। क्यों? क्योंकि ये तो कंप्रेशन हुआ। अब आप सोचोगे कि भाई हमें कैसे पता चलेगा कि कंप्रेशन हुआ है इन्फ्लेशन हुआ है। देखो ये एक कॉमन सा नॉर्म है, कॉमन सी प्रैक्टिस है, और सिर्फ आज की बात नहीं कर रहा मैं कि ये आज से स्टार्ट हुआ है। ये मतलब 10-20 सालों से चीजें चल रही हैं, अभी से नहीं हुई हैं, ये डेकेड्स हो गए इन्हें चलते हुए। तो ये तो कॉमन सी प्रैक्टिस है जो बहुत सारे लोगों को पता भी होगी। जिस स्टूडेंट को ये लग रहा है कि उसने अच्छा लिखा है और उसके मार्क्स कम आए हैं तो यानी वो अपने ऊपर कॉन्फिडेंट तो फील करेगा ना कि वो रिवैल्यूएशन के लिए जा सकता है। और मार्क्स बढ़ भी जाते हैं, ऐसा बहुत सारे केसेस में देखा गया है कि 20-20 मार्क्स बढ़ रहे हैं। आप ये बताओ कि जो स्टूडेंट अगर फेल हो रहा है उसके 33 मार्क्स भी नहीं आ पाए और रिवैल्यूएशन करने के बाद 20 मार्क्स बढ़ रहे हैं, तो ये तो सिस्टमिक फेलियर है। ये जो सीबीएसई है, जो आंसर इवैल्यूएशन है, जो टीचर्स हैं, ये तो उनकी गलती है ना। उसके लिए स्टूडेंट क्यों सफर करे, और उसके लिए भी मतलब आपकी गलती के लिए हम पैसे देंगे 500 रुपीज। अगर मैं 2023 की बात करूं तो 1.55 करोड़ स्टूडेंट्स ने 12th का एग्जाम दिया था, और 1.85 करोड़ जो हैं वो 10th में अपीयर हुए थे। ये मैं डिफरेंट बोर्ड्स की बात कर रहा हूँ, जैसे सीबीएसई आईसीएसई डिफरेंट बोर्ड्स होते हैं उसकी बात कर रहा हूँ। अगर मैं ऐसे स्टूडेंट्स की बात करूँ 10th और 12th को मिला करके अक्रॉस द बोर्ड जिनके पासिंग मार्क्स आ गए थे, वो डिफरेंट डिफरेंट बोर्ड्स में कोई खास अंतर नहीं है, उनमें कोई वेरिएशन खास नहीं है। यानी अगर मैं सीबीएसई की बात करूंगा तो उसमें जितने प्रोपोर्शन में स्टूडेंट पास हुए हैं लगभग लगभग उतने ही आईसीएसई में हुए हैं। बट अगर मैं ऐसे स्टूडेंट्स की बात करूं जिनके मार्क्स 60% से ज़्यादा आए हैं ना, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन है। यानी आईसीएसई में कम आए होंगे, सीबीएसई में ज़्यादा पास हो गए, जिनके ऐसे स्टूडेंट जिनके 60% से ज़्यादा आए हैं, ऐसे स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा होंगे। और ऐसे ही डिफरेंट बोर्ड्स में काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिलेगा। अब आप हो सकता है कहेंगे कि डिफरेंट रीजन के हिसाब से लोगों का आईक्यू अलग होता है, तो पढ़ाई भी अलग होती है, स्टैंडर्ड अलग होता है, इसकी वजह से होगा। बट एक एक मैक्रो लेवल पे अगर आप चेक करोगे ना तो डेटा बहुत कुछ रिवील करता है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर मैं बात करूँ ऐसे स्टूडेंट जिनके 60% से ज़्यादा मार्क्स आए हैं, तो इनका जो प्रोपोर्शन है वो हमारे नेशनल एवरेज से कम है। किस किस स्टेट में? असम में, बिहार में, छत्तीसगढ़, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, और जैसे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हो गई, या फिर उड़ीसा हो गया, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल। यानी हम ये कह सकते हैं अगर इन स्टेट्स का जिनका मैंने नाम लिया, इन स्टेट्स को छोड़ दिया जाए तो जो बाकी की स्टेट्स हैं वहाँ के स्टूडेंट्स ने इन स्टेट्स के स्टूडेंट से अच्छा परफॉर्म किया है, हम ये कह सकते हैं।
बिल्कुल नहीं कह सकते। ऐसा हम इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि हमारे पास कोई मेजरिंग टूल नहीं है ऐसा कि जिससे हम इन चीज़ों को कंपेयर कर सकें। ऐसा हमारे पास कोई टूल नहीं है। जो मार्क्स और ग्रेड इन्फ्लेशन की मैं बात कर रहा हूँ स्कूल बोर्ड एग्जामिनेशन में, वो एक यूनिवर्सल फिनोमिना है, यानी ऑलमोस्ट सारे करते हैं। और इवन अगर मैं हर कंट्री की बात करूँ तो उसमें भी आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो मार्क्स इन्फ्लेट करते हैं स्कूल्स में, ठीक है, और करेक्टिव मेजर्स के लिए आर्ग्यू करते हैं। मार्क्स क्या डिपिक्ट करते हैं, क्या दर्शाते हैं वो, कि मान लो किसी ने 11th में साइंस ले ली तो वो सोचेंगे बड़ा इंटेलिजेंट है, किसी ने आर्ट्स लिया है बेकार है, यही सोचते हैं ना, क्योंकि उसके मार्क्स कम आए तो इसी वजह से उसकी चॉइस भी खराब हो गई। तो हम ये सोचते हैं, ये हमारा तो मेंटेलिटी ऐसी एकदम खराब हो चुकी है। यानी हम मार्क्स से ये जज करते हैं कि किसी स्टूडेंट की कितनी नॉलेज है उसके पास, क्या स्किल्स हैं, क्या उसका आईक्यू है, क्या उसका माइंडसेट है, हम ये सब जान लेते हैं मार्क्स के थ्रू। आईएएस में यानी यूपीएससी में इतने सारे लोग बैठते हैं, लाखों लाखों बच्चों एग्जाम देते हैं, बट सिलेक्शन तो सिर्फ 700 800 या 1000 1200 इनका ही होता है। तो यानी जो बाकी सारे बच गए वो सब बेकार है। सोसाइटी के हिसाब से तो वो सारे के सारे बेकार है, नालायक हो गए, उनसे एग्जाम निकला नहीं, इसलिए वो एसेट है नहीं। यानी उनकी नॉलेज बेकार है, उनकी स्किल्स बेकार है, सब कुछ बेकार है, दे आर गुड फॉर नथिंग, यही समझा जाता है। तो ये एक मेरे हिसाब से बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसका तो सोल्यूशन जल्दी से जल्दी निकलना चाहिए। सोल्यूशन, हालांकि आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि सोल्यूशन एटीट्यूड से है, माइंडसेट से है, वो बदलना पड़ेगा। और यहाँ पे हमारे जो बोर्ड्स हैं, यानी सीबीएसई, आईसीएसई या उत्तर प्रदेश बोर्ड, ये सारे रिस्पॉन्सिबल हैं इन चीज़ों के लिए। बट जो ये डिफरेंट बोर्ड्स हैं अक्रॉस द स्टेट्स, ये ऐसा करते क्यों हैं, क्या करना चाहते हैं, आखिर ये क्या प्रूव करना चाहते हैं, और व्हाट दे वांट टू अचीव। ये होता है स्टैंडर्ड टेस्ट की वजह से। यानी जो नेशनल लेवल पे टेस्ट होते हैं, एग्जामिनेशन हो गए, जैसे नीट का एग्जाम्पल ले लो आप, उसके लिए जो 12th के बाद बच्चे एग्जाम देते हैं नीट का, और ऐसा नहीं है कि जितने भी 12th पास आउट कर गए हैं वो सारे के सारे नीट का एग्जाम देंगे या फिर कोई और डिफरेंट सीयूटी देंगे। कुछ ऐसे भी होते हैं जो पहले ड्रॉप करते हैं, तैयारी करेंगे आईआईटी की या फिर किसी और चीज़ की, उसके बाद एग्जाम देंगे। यानी हम ये नहीं कह सकते कि जितने भी 12th क्लास में पास आउट हो रहे हैं वो सारे के सारे कॉलेज के लिए जा रहे हैं, जाना है उन्हें, बट हो सकता है वो नेक्स्ट ईयर जाए। बट जो ये नेशनल एग्जामिनेशन है, ये एक एज अ बेंचमार्क फेल हो चुके हैं, ये इससे कोई कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि ये प्रमोट कर रहे हैं रोट लर्निंग को। अगर नीट में आपके मार्क्स आ भी गए, चलो ठीक है, ये तो एक बायस सी चीज हो जाएगी। जैसे अभी नीट में इतने धांधलेबाजी हुई थी, आपको पता है, ये थोड़ा सा डाइजेस्ट करना मुश्किल होगा, क्योंकि अगर ऑन एन एवरेज आप पिछले सालों की देखोगे तो स्टूडेंट्स, इतने सारे स्टूडेंट्स के इतने मार्क्स नहीं आ रहे थे, बट इस साल ऐसा क्या हो गया कि अचानक से इतने मार्क्स बढ़ गए, इन्फ्लेट हो गए। अब जब ये एग्जाम से पास आउट होंगे, बहुत सारे टॉपर्स होंगे, उनका बैकग्राउंड देखा जाएगा कि हाँ भाई इसने सीबीएसई से किया है, इसने आईसीएसई से किया है, तो नाम किसका ऊंचा होगा इन बोर्ड्स का। इनमें ये देखा जाएगा कि हाँ जी सीबीएसई वाले बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, उनके ये हो गए। तो यहाँ पे इस वजह से क्या होता है, ये अपना स्टैंडर्ड उठाना चाहते हैं, अपने आप को बहुत अच्छा दिखाना चाहते हैं, जिसकी वजह से ये स्टूडेंट्स की लाइफ के साथ खिलवाड़ करते हैं। तो और करते किस लिए, ये जो एग्जामिनेशन है नेशनल लेवल के एग्जामिनेशन जैसे सीयूटी हो गया, बट ये कोई नॉलेज चेक करने का एग्जामिनेशन नहीं है, पहली बता रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ये रोड लर्निंग को प्रमोट कर रहे हैं। अगर मैं एनसीईआरटी की बात करूं तो नेशनल अचीवमेंट सर्वे के तहत कुछ हर डिस्ट्रिक्ट में जाकर के कुछ 1000 सैंपल्स लेते हैं, यानी 10th में एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं, और उसका मोटिव ये होता है कि उस आउटकम से वो एक पॉलिसी को डिड्यूस कर सके, यानी एक पॉलिसी बना सके, उसमें चेंजेस ला सके नेशनल लेवल पे कि क्या चल रहा है, हम कैसे अच्छा पॉलिसी को लेकर के आ सकते हैं, उसमें क्या चेंजेस कर सकते हैं। बट मेरे हिसाब से जो इस एग्जाम का कैरेक्टर है, जो ओवरवेलमिंग कैरेक्टर है इस एग्जामिनेशन का, वो एक पॉलिसी में कुछ चेंजेस लाने के लिए, कुछ अमेंडमेंट लाने के लिए, कुछ मॉडिफिकेशंस लाने के लिए बिल्कुल सही नहीं है कि आप उसके बेसिस पे सोलली, क्योंकि ये एग्जाम सिर्फ 10th के लिए कराया जाता है, 11th 12th के लिए नहीं होता, तो इसके बेसिस पे आप कोई भी पॉलिसी को डिड्यूस नहीं कर सकते। ये सब इसलिए हो पाता है क्योंकि हमारा जो एग्जामिनेशन जो बोर्ड सिस्टम है ये ओपेक है, यानी इसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है। मेरे हिसाब से क्वेश्चन पेपर सेटिंग से लेकर के क्वेश्चन पेपर प्रिंटिंग हो गया, उसके बाद डिलीवरी हो गया, ये सब कुछ ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। अगर ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी तो अंदर क्या चल रहा है हमें क्या पता। इवन हम यूपीएससी को एक आइडियल बॉडी मानते थे कि यूपीएससी में कुछ धांधलेबाजी नहीं हो सकती, और वो अपने जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। बट ऐसा नहीं हुआ। अंत में क्या निकला, आईएएस जो बनी थी पूजा खेड़कर, उसके केस में देख लो आप क्या हुआ। वो फेक सर्टिफिकेट बनवा बनवा के एग्ज़ाम देती गई और अंत में 700-800 रैंक लाने के बाद भी उसे आईएएस मिल गया डिसेबिलिटी का, क्योंकि उसने अच्छे खासे डिसेबिलिटी पैरामीटर्स दिखा रखे थे। तो ये तो हाल है यहाँ पे इन चीज़ों का। तो आप किस सिस्टम पे बिलीव कर रहे हो। अब आपको ये नहीं पता होगा कि जो एग्जामिनेशन चेक किए जाते हैं वो किस बेसिस पे चेक किए जाते हैं, यानी जो मार्क्स दिए जाते हैं उनका पैरामीटर्स क्या होता है।
मेरे हिसाब से जो एक स्टूडेंट्स के लिए गाइड बुक निकालनी चाहिए कि जो क्वेश्चन पेपर सेटर्स होते हैं और जो करेक्शन के लिए टीचर्स बुलाए जाते हैं वो किस बेसिस पे उन्हें मार्क्स देते हैं, कैसे एलोकेशन होती है, कैसे अलॉटमेंट होती है। और साथ ही साथ मैंने बोला ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए हमारे प्रिंटिंग, सेटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, इन सब में एक सेल्फ ऑडिट मैकेनिज्म होना चाहिए। चलो, और इसमें हम ले सकते हैं हेल्प एआई की, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। और एक और चीज़ की जो स्क्रिप्ट है, यानी जो आंसर शीट है आपकी, अगर आपका रिजल्ट आउट हो गया तो उसके बाद फ्री एक्सेस होना चाहिए आंसर शीट्स का। और अगर आपको रिवेलुएट कराना है उसे, मान लो आपने आंसर शीट देख ली, उसका फ्री एक्सेस होना चाहिए। और अगर आपने आंसर शीट देख ली, उसमें कुछ भी गड़बड़ दिख रही है, तो उसके लिए रिवेलुएशन के लिए आपको नॉमिनल फी चार्ज करनी चाहिए। आप 500 रुपए चार्ज कर रहे हो, नॉमिनल फी चार्ज करनी चाहिए ना। अब तो पहले ही हम परेशान है, ऊपर से आप ये 500 रुपए दे करके और परेशान कर रहे हो। मॉडरेशन की पॉलिसी है, उसमें भी ट्रांसपेरेंसी आनी चाहिए। और मार्कशीट दो फॉर्मेट में की जा सकती है। पहला तो ये जो एक्चुअल मार्क्स आए हैं वो होने चाहिए। सेकंड फॉर्मेट इसके लिए कि आपने जो स्टैंडर्ड मार्क्स दिए हैं, जो एग्रीगेट मार्क्स आए हैं, जो स्टैंडर्ड डिविएशन हुआ है, यानी आपने मार्क्स कम किए हैं, ज़्यादा किए हैं, वो भी दिखाना चाहिए, ताकि पता तो चले कि कितने थे और कितना फर्क आया। तो कुल मिला के जो प्रॉब्लम है वो है ट्रांसपेरेंसी की। यानी अगर ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी तो लोगों को पता नहीं होगा। जब लोग अवेयर ही नहीं होंगे तो क्वेश्चन क्या करेंगे? तो क्वेश्चन करें, क्वेश्चन उठाएंगे नहीं तो फिर सोल्यूशन का तो मतलब ही नहीं बनता, करेक्शन का मतलब ही नहीं बनता। जो चल रहा है वो चलता रहेगा। तो इसलिए ज़रूरत है हमें ट्रांसपेरेंसी की। तो जैसे मैंने आपको बोला कि जितने भी ये बोर्ड्स हैं, ये क्या करते हैं, इंस्टीट्यूशनल पॉपुलैरिटी की वजह से ये सब करते हैं, ताकि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं ना, वो सब खुश हो पाएं और सबके सब सेटिस्फाइड फील करें। ठीक है, इसलिए ये सब काम किया जाता है। देखो, एक नेगेटिव आउटकम ये भी है, जो मैंने पहले भी मेंशन किया था, कि स्टूडेंट ऑब्सेस्ड हो जाते हैं। देखो, जो स्टूडेंट्स के मार्क्स कम कर दिए गए हैं वो तो परेशान होंगे। दूसरे ऐसे लोग जिनके मार्क्स बढ़ गए हैं वो अपने आप में मतलब ओवर कॉन्फिडेंट फील करने लग जाते हैं। वो सेल्फ इन्फ्लेटेड ईगो होती है। क्यों? क्योंकि एक तो अचीवमेंट जो नहीं हुआ उसके लिए आपको मार्क्स मिल गए। अब उसकी वजह से वो क्या होगा, वो हायर स्टडीज में वो आगे जाकर के प्रॉब्लम क्रिएट करेगा करेगा 100%। क्यों? क्योंकि जो उसके अचीव उसने नहीं किया उसके लिए भी उसे मार्क्स मिले, तो आगे जाके तो दिक्कत आएगी आएगी। इस वजह से क्या होता है, जो स्टूडेंट्स होते हैं वो अपने आगे चल करके ना काफ़ी ज़्यादा हर्डल्स फेस करते हैं, वो प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। क्योंकि देखो, आपने उन्हें मार्क्स अलॉट कर दिए तो वो तो बहुत खुश हो गए कि मैंने पढ़ाई नहीं करी होगी बट फिर भी इतने अच्छे अच्छे मार्क्स आ गए कि मैं तो कर लूँगा सब कुछ। सेल्फ इन्फ्लेटेड ईगो है। तो उसके बाद क्या होगा, जब हायर स्टडीज़ में जाओगे, जब और कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जाओगे, तब दिक्कत होने लगेगी, मार्क्स आएंगे नहीं, परेशानी होगी। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। एक और चीज़ है कि पेरेंट्स का एटीट्यूड, वो भी ईगो में आ जाते हैं कि हमारे बच्चे ने इतना इतना अच्छा अच्छा कर लिया है, और दूसरे को फिर जज करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये एक मेंटालिटी जो है ना, इसे ख़त्म करनी चाहिए। ये पेरेंट्स को समझना चाहिए कि मार्क्स कैसे आए हैं, क्या सच्चाई है, किसके कम हो गए, किसके ज़्यादा हो गए, यू डोंट नो एनीथिंग। तो आपको ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है और ना ही ज़्यादा ईगो में आने की ज़रूरत है। जैसे मैंने कहा कि जो मार्क्स हैं ये कोई बेंचमार्क तो है नहीं, तो हम और क्या कर सकते हैं, ऑल्टरनेटिव क्या हो सकता है? देखो, ओरल एग्जामिनेशन बहुत अच्छा होता है। पहले ओरल एग्जामिनेशन चला करता था। ओरल एग्जामिनेशन, कोलैबोरेटिव एग्जामिनेशन स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। आप रिटन एग्जाम लो, साथ में ओरल एग्जाम लो, इवेल्युएशन और असेसमेंट प्रैक्टिसेस होनी चाहिए, तब जाकर के हम नॉलेज को भी चेक कर सकते हैं। साथ ही साथ इसके दूसरी प्रॉब्लम ये भी आती है ना कि जो टीचर और स्टूडेंट का रेशियो वो ऑप्टिमल नहीं होता, मैनेजेबल नहीं है। टीचर एक होगा और उसके पास 60 बच्चे होंगे, कैसे मैनेज करेगा वो? पॉसिबल ही नहीं है ना। तो स्टूडेंट और टीचर का रेशियो मैनेजेबल होना चाहिए, ऑप्टिमल होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए, तभी तो आउटकम निकलेगा अच्छा। वरना तो सब ऐसे ही रफा दफा करते हैं, खाना पूर्ति करते रहते हैं। तो करेंगे ही जब आपने एक ऑप्टिमल लेवल रखा ही नहीं है। और जितने भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं उन्हें ऑटोनॉमी होनी चाहिए एडमिशन के लिए। यानी उन्हें किस स्टूडेंट को रखना है, किसे नहीं, इसमें ऑटोनॉमी देनी चाहिए उन्हें। वो अपने लिए, यानी एडमिशन प्रोसेस के लिए, एंट्रेंस के लिए कोई डिफरेंट एग्जाम सेट कर सकते हैं। मतलब उसमें कुछ प्रैक्टिसेस लेकर के आ सकते हैं, चाहे वो एप्टीट्यूड टेस्ट कर सकते हैं। तो इसमें ऑटोनॉमी देनी चाहिए उन्हें कि एंट्रेंस टेस्ट तो है बट साथ में एप्टीट्यूड टेस्ट हो गया और इंटरव्यू हो गया। जब ये सब होगा और इस बेसिस पे अगर एडमिशन होगा, जैसे आईआईएम्स हो गए, तो तब वो उनका रिजल्ट ऑटोमेटिकली अच्छा आएगा कि वो किसे रखना चाहते हैं, किसे नहीं रखना चाहते, कौन वहां कैपेबल है, कौन नहीं है। बट हम तो मार्क्स से ज्यादा ऑब्सेस्ड हैं क्योंकि कल्चर है मार्क्सिज्म का। तो आई थिंक वी नीड टू स्टॉप दिस। देखो, मार्क्स का एक और ऑल्टरनेटिव हो सकता है। बजाय कि हम रॉ मार्क्स दें या परसेंटेज या ग्रेड दें, उसकी जगह हम परसेंटाइल स्कोर्स भी दे सकते हैं। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। तो आई थिंक ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन मिली है इससे तो इस वीडियो को जरूर लाइक करना
और अगर ऐसे और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो चाहते हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक करो और इस चैनल को जरूर शेयर करो अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज के साथ।